देखिए, सबसे पहले जब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी आपने देखना है कि उसके स्टेप्स क्या होते हैं। द वेरिएबल वाई एंड थीटा सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + y × 1 + cos 2 थीटा dy बाई डी थीटा इक्वल्स e⁻³ दो वैल्यूज़ बाउंड्री की देंगे, ये c निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे। 9 मार्क का डायरेक्ट देखें इकट्ठा एक साथ आया, काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। Solve the differential equation and find the exact value of tan theta when y is equal to 1। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो काम करना है वो पहली हेडलाइन लिखनी है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। आपने यहाँ पर वेरिएबल्स को सेपरेट करना होता है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग भी साथ लिख दें आप। सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आपने करने ही करने हैं। ये चीज़ लिखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा होगा और जैसे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन देखो ये पहले दो स्टेप्स आपने लिखने हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग। आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और इंटीग्रेशन फिर करनी है। तो पहला स्टेप सेपरेटिंग वेरिएबल्स हैं, तो बेटा जी डी वाई को लेफ़्ट साइड पे रहने दें। आराम से सुकून से P3 जो बच्चा करेगा बेटा वो आसानी के साथ P3 को मैनेज कर सकता है, पैनिक नहीं करना, लेंथ ही है, मुश्किल नहीं है। तो डी थीटा को राइट साइड पे ले जाओ। मैंने पहले ऑपरेटर को सेपरेट कर दिया, डी वाई को लेफ़्ट पे रहने दिया, डी थीटा को राइट पे ले गया। अब y के साथ y वाली टर्म्स को मैं लिखूंगा, थीटा के साथ थीटा वाली टर्म्स को लिखूंगा। कभी यहाँ पे dy के साथ dx होएगा बेटा, लेकिन यहाँ पर dy और d थीटा के ऑपरेटर्स हैं, तो आप dy को अलग लिखोगे, d थीटा को आप अलग लिखोगे। तो आप लेफ़्ट साइड पे बेटा जी आप लिखेंगे दिस इज़ 1 + y, जो ऑलरेडी मौजूद है उसे कुछ भी ना कहो, 1 + y वहीं पर है। इधर से ये जो e है इसके साथ भी y है, इसे भी लेफ़्ट साइड पे लेकर आ जाओ। तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे e⁻³ है और इधर से थीटा वाली टर्मिनोलॉजी 1 + cos 2 थीटा, ये आप राइट साइड पे लिख दो। तो पहला काम हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। हमने वेरिएबल्स को सेपरेट करना था, वेरिएबल्स मैंने सेपरेट कर दिए। वेरिएबल्स में डी वाई डिफरेंशियल ऑपरेटर, डी थीटा दूसरा ऑपरेटर लिंक्ड विद ट्रिग्नोमेट्री, डी थीटा यहाँ पर अगर x होता तो डी एक्स होता। तो ये ऑपरेटर जो आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है ना, इसको आपने समझना है। ये 1 + cos 2 थीटा आपको अगर मल्टीप्लाई को किया मल्टीप्लाई क्यों किया, वेरी गुड क्वेश्चन। उधर जाकर इसको डिवाइड करना चाहिए। आप सारे बच्चे बेटा जी चुप करके ना बैठा करो, गलती पकड़ा करो, मुझसे भी हो सकती है गलती। 1/, कर दो। हाँ जी, 1/1 + cos 2 थीटा, जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही थी जो उधर जाएगी तो उसने तो डिवाइड हो जाना था। तो 1 + जो है ना cos 2 थीटा हो गया। तो हमारा पहला काम, हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। अब आगे इंटीग्रेशन करनी है। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो डिवीजन वाली इंटीग्रेशन नहीं है, आपने ई को नीचे ले इसको ऊपर लेके चले जाओ। तो यहाँ पर अब अगर मैं लिखूँ कि मेरे पास जो है ना ये 1 + y है और आगे e⁻³ है बेटा, और साथ डी वाई डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और राइट साइड पे मेरे पास 1 + cos 2 थीटा है। अब 2 थीटा की आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, कौन बताएगा? 1 + cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? याद रखो जो cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा ये c² - s² पे डिपेंड करता है। c मतलब cos² और s मतलब sin²। तो cos 2 थीटा ये होता है। अगर मैं cos 2 थीटा में साइन को रिप्लेस करना चाहूँ तो साइन को रिप्लेस करूँगा तो c का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 - cos का स्क्वायर, तो 1 - c का स्क्वायर। तो ये c का स्क्वायर या ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2c का स्क्वायर -1, तो शॉर्टकट में तो मतलब 2 cos² थीटा -1।
आप cos 2 थीटा को हमेशा याद रखोगे सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। सी स्टैंड फॉर cos थीटा का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो अब साइन, तो मैंने साइन को रिप्लेस कर दिया। जब साइन मेरा बेटा रिप्लेस हो गया, आपने हमेशा ये सोचना है कि मेरा साइन स्क्वायर किस से रिप्लेस होगा। सर मेरा साइन स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर से होएगा। ये आपकी शॉर्ट एब्रीविएशन आपकी रफ वर्क में काम करनी चाहिए, कभी नहीं भूलेगा। cos 2 थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पर मैंने एस को रिप्लेस कर दिया, सारी टर्म्स मेरे पास आ गई 2c स्क्वायर। ये आपका रफ वर्क है, आपकी लैंग्वेज है। अब 2c का आपको पता है कि सर ये 2c का मतलब है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इधर cos 2 थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ। अभी मैंने इंटीग्रेशन की नहीं है, मैं चीज़ों को ठीक कर रहा हूँ। मैं फंक्शन को इंटीग्रेशन के काबिल बना रहा हूँ। जब फंक्शन मेरा रेडी हो जाएगा फिर मैं इंटीग्रेशन करूँगा। ऐसे जल्दी जल्दी मुंह उठा के इंटीग्रेशन शुरू नहीं कर देनी। हर चीज़ की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। इंटीग्रेशन के लिए, पावर रूल लगाने के लिए या कोई इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा कुछ रूल्स को। अब इधर देखो, 1 से ये वाला 1 कैंसल आउट हो गया। लेफ्ट साइड के ऊपर अब मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता, उसको आप एज इट इज़ लिखें। फिर आपको बताऊंगा कि लेफ़्ट साइड की हम इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। असल में डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बेटा जी आपका टेस्ट ही इंटीग्रेशन का होता है। जिस बच्चे को, क्योंकि सेपरेटिंग वेरिएबल्स में तो डी वाई ऑपरेटर्स को अलग करना है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पहला स्टेप है वो तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स हैं, और वो एक स्टेप का स्टेप है। तो 9 मार्क्स हैं बेटा जी, बाकी 8 नंबर तो कहाँ से मिलेंगे। इंटीग्रेशन, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एट इंटीग्रेशन। अब आपने कहना है कि सर ये क्या हो गया, अब नीचे क्या बच गया। 1 से 1 कट गया, तो बट यू कैन से कि नीचे तो हमारे पास 1/2 cos स्क्वायर थीटा साथ डी थीटा बन गया। अब 1 cos स्क्वायर थीटा जो होता है ना बेटा जी, वो आपके पास क्या होता है, वो तो सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। इस 1/2 को उठा के बाहर फेंक दो। इंटीग्रेशन 1 cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो डी थीटा। देखो मैंने अभी भी इंटीग्रेशन नहीं शुरू की, आई एम मेकिंग द फंक्शन रेडी टू बी इंटीग्रेटेड। जब मुझे लगेगा कि मेरा फंक्शन इंटीग्रेशन के रेडी हो चुका है तो फिर मैं उसके ऊपर डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा। तो दिस इज -3y और लेफ्ट साइड पे dy। अब सब कुछ रेडी है। अब मैं इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूँ, राइट साइड की अलग करूँगा, लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन बेटा जी मैं अलग करूँगा। अब लेफ्ट साइड पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाइकेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, यू वी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, इंटीग्रेशन में आपने यू फंक्शन लिखना होता है, इधर वी लिखना होता है। कौन सा फंक्शन यू बनेगा, कौन सा फंक्शन आपका जो है ना वी बनेगा। आई लेट, रफ वर्क में ये वाला आपने लिखना है, दिस इज योर आई लेट। इनवर्स, लॉग, एलजेब्रा, ट्रिग और एक्सपोनेंशियल। तो आपके पास एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल है। तो एलजेब्रा जो पहली ब्रैकेट है वो यू है, दूसरी ब्रैकेट आपके पास जो है ना आपके पास ये होगी। तो यहाँ पर आप एग्जामिनर को लिख कर बताओगे। 9 मार्क्स हैं बेटा जी, फुल आपको मिल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, अब यहाँ पर लिख दो कि हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करने लगे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला हमारे पास होता है, हाँ पहले यहाँ पर एग्जामिनर को फार्मूला दिखाओगे, यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू, बेटा वी की इंटीग्रेशन, यहाँ पर डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, यहाँ पर यू की डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय वी की इंटीग्रेशन एंड होल ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और साथ जो है ना डी एक्स। तो अब बस यहाँ पर अभी मैं लेफ्ट साइड की कर रहा हूँ, राइट साइड को मैंने हाथ भी नहीं लगाया। तो अब आप लेफ्ट साइड पे जो है ना बेटा जी इक्वल भी नहीं पुट कर सकते क्योंकि सेंटर में इक्वल है। तो अब लेफ्ट साइड पे मैं जो है ना इंटीग्रेशन करूँगा। पहले है यू को कुछ भी नहीं कहना, यू मेरा 1 + y वाली ब्रैकेट है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि 1 + y, यू इसे कुछ नहीं कहना। वी की इंटीग्रेशन, हाँ ये आईलेट में जो लेफ्ट पे होता है वो यू होता है हाँ, इस और ऑर्डर राइट में, पे भी इस होता जी है। बेटा जी इस ऑर्डर में इंटीग्रेशन के अंदर दो चीज़ें मल्टीप्लाई कर रही होंगी। आई लेट में जो चीज़ पहले होगी वो हमेशा यू बनेगा।
ये यहाँ पे ऑर्डर बहुत मैटर करता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप अप्लाई ही नहीं कर सकते जब तक आप आई लेट में आइडेंटिफाई ना करो। अगर वो ई को पहले लिख देता, कभी कभी एग्जामिनर तंग करता है बच्चे को, वो यूं लिख देता है e⁻³ और ब्रैकेट को अगर वो आगे लिख देता, तो आप जो है ना जल्दी जल्दी इसको यू वी नहीं लिखना होता, आई लेट को आपने वेरीफाई करना है। आपने कहना एक्सपोनेंशियल तो आखिर में आता है, अलजेब्रा की ब्रैकेट एग्जामिनर जानबूझकर आगे लिख सकता था, तो जब वो लिख देगा तो फंस जाओगे। तो कभी भी आंखें बंद करके यू और वी डिसाइड नहीं करना। अकॉर्डिंग टू आई लेट जो ऑर्डर में पहले वो यू, और जो बाद में होगा बेटा जी वो हमारा वी होएगा। तो अब इंटीग्रेशन मैं अप्लाई कर रहा हूं, यू वी, ये देखो इधर से शुरू होना है। u को एज इट इज लिखो, ये मेरा u है। v की इंटीग्रेशन करो। अब मुझे बताओ e⁻³ इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? ईमान बेटा आप बताओ, e⁻³ की इंटीग्रेशन क्या होगी? e⁻³ ud multiplied by -3। फिर क्या सही बोला गया है? e⁻³ मल्टीप्लाइड बाय -3। नहीं, डिवाइड नहीं, वो करना। मल्टीप्लाई नहीं होगा, सॉरी, डिवाइड हाँ होगा। डिवाइड करना होता है बेटा जी, यहाँ पर आपने -3 लिखना है। इन ई की पावर में जब ई की जब इंटीग्रेशन करोगे, पावर का डेरिवेटिव डिवाइड करता है, तो यू वी की इंटीग्रेशन हो गई। आगे माइनस, माइनस लगाओ, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। यू का डेरिवेटिव 1 + y का डेरिवेटिव आपकी बेटा जी क्या होगा? 1 y का डेरिवेटिव 1, तो 1 का 0, तो इसका मतलब है कि ये तो 1 है। u का डेरिवेटिव 1 है। आगे मल्टीप्लाइड बाय v की इंटीग्रेशन, ऑलरेडी वी आर डन। दिस इज e⁻³ डिवाइडेड बाय -3, और साथ बेटा जी आपने इसका ऑपरेटर लिख देना है, आपका जो भी ऑपरेटर साथ है dy, यहाँ पे dy लिख दें। दिस इज योर dy। अभी लेफ्ट साइड हो रही है, राइट साइड सीकेंड को ना भूल जाना, अभी मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। आप अगर वैसे चाहो भी सही तो राइट साइड पे आप लिख सकते हो। सीकेंड की इंटीग्रेशन जो होती है ना 1/2 को एज इट, सीकेंड की इंटीग्रेशन बेटा tan थीटा होती है। तो यहाँ पर अच्छा ये वाली ट्रिक की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डाटा बुकलेट में आपको मिल सकती है। तो 1/tan थीटा प्लस सी, देखो मैंने राइट साइड भी सॉल्व कर ली। अब इधर इक्वल, ये एज इट इज चलती चलेगी हमारे साथ। फिर जब मैं लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन से डन हो जाऊंगा, फिर c की वैल्यू निकालूंगा जिसके लिए दो वैल्यू स्टार्ट में गिवन है। फिर क्या किया, इसका कॉन्सेप्ट समझो। आखिर में जो एक्सप्रेशन बनेगा उसमें y की वैल्यू 1 पुट करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा tan थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू बताऊंगा। वी कैन सिक्योर 9 आउट ऑफ 9। डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे मजे का टॉपिक है। बच्चों को डिफरेंशियल इक्वेशन मुश्किल लगता है, बेटा ये मुश्किल नहीं है, इसको सिर्फ आपने समझना है। ये देखो ये दो वैल्यूज़ वो स्टार्ट में देता है, इन दो वैल्यूज़ को मैं यूज़ करूँगा जब मैं लेफ़्ट और राइट की इंटीग्रेशन से डन हो जाऊँगा। तो फिर सी निकालने के लिए मैं उन दो वैल्यूज़ को पुट करके सी निकालूंगा, इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसमें वाई की जगह पे वाई की वैल्यू लिखूंगा और tan थीटा को सब्जेक्ट बना के मैं एग्जामिनर को कन्विंस करके अपने मार्क्स जो है ना बेटा जी सिक्योर कर लूँगा। तो अब मैं यहाँ पर जो है ना ये चीज़ आपके पास ये वाली चीज़ लिखी हुई है, इंटीग्रेशन हमारे पास हो गई। अब ये वाला जो -3 है, इसको अब यहाँ पर माइनस को पहले लिख दो, ब्रैकेट के अंदर आप लिख दो जी 1 + y, नीचे ये आप प्लस 3। सी कहीं भी लिख दे, जी बेटा, प्लस सी किसी भी साइड पे लिख दे। आपने हमेशा राइट पे लिखना है, वैसे ऑन ईदर साइड होता है, लेकिन आप एक ही चीज़ को माइंड में रखो, आपने राइट साइड पे हमेशा सी लिखना है। लेकिन ऑन इधर साइड ओके होता है। तो हम ज़्यादा किसी कन्फ्यूजन में नहीं जाना, एक ही पैटर्न पकड़ो, जब दोनों साइडों पे लिखना ठीक है तो हम हमेशा सी को राइट पे लिखेंगे। तो और एक दफ़ा लिखेंगे, लेफ्ट राइट पे दो जगहों पे नहीं लिखना। आप कहेंगे सर आप दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जब दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन होती है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ एक जगह पे लिखा जाता है, ऑन इधर साइड हम सिर्फ राइट पे लिखेंगे। और इसके साथ जो है ना बेटा जी e⁻³ ये लिख देंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है ना ये 1/3, यहाँ पर देखो ये बाहर निकाल रहा हूँ इसको 1/3 को।
और जब ये 1/3 बाहर निकलेगा पॉजिटिव, फिर इसकी दोबारा इंटीग्रेशन हो जाएगी। वो मैं दोबारा यहीं पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे परेशान नहीं होना, ये -3 को मैंने बाहर फेंका, माइनस माइनस प्लस 1/3 हुआ। अभी ये इंटीग्रेशन का साइन है ना, e⁻³ फिर अकेला बच जाएगा। लोग मैं यहाँ पर लिखूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। अब यहाँ पर अभी भी आपका e⁻³ और dy साथ है, तो राइट साइड के ऊपर 1/2 tan थीटा प्लस सी बेटा जी आपके पास मौजूद है। तो अब आपने इसकी इंटीग्रेशन अभी करनी है। अब यहाँ पर देखें, आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना बेटा, वही चीज़ एज इट इज़ लिखते जाओ। लेफ्ट साइड के ऊपर आपने वही चीज़ लिखनी है कि सर ये माइनस ब्रैकेट में 1 + y इंटू e⁻³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस इसकी इंटीग्रेशन फिर वापस वही हो जाएगी। अब यहाँ पर आप लिखोगे +1/3 मल्टीप्लाइड बाई -3 नीचे डिवाइड करेगा और e⁻³ एज इट इज़ आपके पास आएगा। राइट साइड के ऊपर वही होएगा 1/2 tan थीटा प्लस जो है ना बेटा जी सी आ जाएगा। अब आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो, तो दिस इज -1 + y इंटू e⁻³ डिवाइडेड बाई 3 -1/9 और साथ इसके डायरेक्ट ऊपर लिख दो e⁻³ और राइट साइड के ऊपर बेटा है 1/2 tan थीटा प्लस सी। अब यहाँ पर आपने ये इक्वेशन मेरी बन गई है। अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा अपनी वो दो वाली वैल्यूज़, y की वैल्यू 0 है और थीटा की वैल्यू π/4 है। ये स्टार्ट में दो वैल्यूज़ गिवन है, इस पूरी इक्वेशन में पुट करके c निकालना है आपने। c निकाल के आपका जो है ना 90% काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब y की जगह पे 0 पुट करो, e⁻0 एनीथिंग रेज टू पावर 0 1, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे लेफ्ट साइड पे जो है ना -1/3 मिलेगा और यहाँ से सिर्फ -1/9 मिलेगा जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगा। लेफ्ट साइड पे सारा कुछ उड़ जाएगा, -1/3 और -1/9 बच जाएगा। राइट साइड के ऊपर आपने लिखना है 1/2 tan थीटा, थीटा की जगह पे आपने लिखना है π/4 और प्लस बेटा जी c। तो tan π/4 हो गया आपके पास। तो यहाँ पर अब आप कैलकुलेटर को यूज़ करके ये वाली चीज़ जो है ना, tan π/4 का आंसर क्या होता है, tan π/4 करो डिवाइडेड बाई 2 करो। अगर मुझे यहाँ पर c चाहिए तो यहाँ पर ये देखो 1/3 -1/9, ये इधर प्लस हो रहा है तो यहाँ पर 0.013। जी बेटा, c की क्या वैल्यू आ रही है? नहीं, सी की नहीं आ रही है, tan π/4 का आंसर है 0.014। अब ये सारा कुछ करो कैलकुलेटर के ऊपर, मैंने आपको सिंपल बता दिया। -1/3 -1/9 -1/2 tan π/4 इज इक्वल टू c। तो c का आंसर आपका कैलकुलेटर बेटा जी देना चाहिए 1/3 -1/9 -1/2। कैलकुलेटर आप रेडियन में रखो तो आपके पास फ्रैक्शन के अंदर c की वैल्यू आएगी -17/18, यस डेसिमल में आएगी। अब वापस आपने अपनी वही इक्वेशन लिखनी है जो ऊपर आपने छोड़ी थी, सी वाली, ये वाली इक्वेशन यही है ये जी। तो इसी में सी की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। लुक, अब यहाँ पर जो है ना सी को इरेज करके, आपने तो इरेज नहीं करना, आपने दोबारा से यही चीज़ लिखनी है और इसकी जगह पे -17/18, ये इक्वेशन डिफरेंशियल बन चुकी है। अब क्या करना है, अब आखिर में देखो, आखिर में उसने कहा है कि जब y की वैल्यू 1 हो, जब y की वैल्यू 1 हो तब आपने जो है ना बेटा जी इसका निकालना है। जब आपके पास y की वैल्यू 1 हो तो फिर इसको आपने बताना है, इसको एक्सेप्ट करना है कि ये किस तरह से हमारे पास जो है ना ये इक्वेशन आएगी। तो अब वो आखिरी स्टेप है, आपके 8 मार्क्स तक आपको एग्जामिनर दे चुका होगा। आखिरी स्टेप के अंदर जो है ना आपने वापस लिखना है इक्वेशन कि भाई उस इक्वेशन में जिधर जिधर आपको y नज़र आएगा आपने उसकी जगह पे यहाँ पर आप लिखोगे कि सर y इज़ इक्वल टू 1 पे आगे हमने प्रोसीड करना है। तो माइनस हमारे पास जो है ना ये इक्वेशन अपनी पूरी लिखो, ये माइनस हमारे पास था 1 + y और इंटू e⁻ बेटा जी -3y डिवाइडेड बाई 3
माइनस ई टू दी पावर माइनस 3y ओवर 9 इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा माइनस 17/18। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हम निकाल चुके हैं विद सी। अब y जिधर जिधर y है उधर आपने 1 पुट करना है, तो 1 + 1 2/3। तो अब आप कहें कि सर इधर से तो हमें मिलेगा -2/3 e टू दी पावर y की जगह पे 1 तो e की पावर -3 माइनस e टू दी पावर -3 ओवर 9 यस इज इक्वल टू, राइट साइड पे तो y है ही नहीं, तो 1/2 tan थीटा माइनस 17/18। उसने कहा था कि आपने tan थीटा को सब्जेक्ट बनाना है। अब ये 9 और 3 का अगर एलसीएम देखो, यहाँ पर 9 और 3 का एलसीएम तो आपके पास 9 ही आएगा ये चीज़। तो आप 17/18 को इधर लेकर आ जाओ, तो 17/18 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, माइनस 9 और 3 का एलसीएम जो है ना आपके पास 9 आएगा। अगर यहाँ पर देखो 3 × 2 जो है ना ये 6 हो जाएगा, माइनस जो है ना आपके पास 1 e तो 6 और ये 7, तो दिस वुड बी -7/9 e टू दी पावर -3 इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। मुझे tan थीटा को सब्जेक्ट बनाना था। tan थीटा इज इक्वल टू, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, तो यू कैन राइट 2 इंटू 17/18 -7/9 e टू दी पावर -3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब यहां से एग्जामिनर आपसे 1 मार्क भी बेटा जी नहीं छीन सकता। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेंथी होता है P3। तो ऐसे छोड़ देना। यहाँ पर उसने खुद बोला हुआ है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है आपको छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर tan थीटा की, और tan थीटा की जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है वो बेटा जी एग्जैक्ट वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर छोड़नी पड़ती है। एग्जैक्ट वैल्यू को सॉल्व नहीं किया जाता। एग्जैक्ट वैल्यू जहाँ पर भी होगी याद रखो एग्जैक्ट वैल्यू में फ्रैक्शन को छोड़ना पड़ता है। फ्रैक्शन को छोड़ दो, आपके पास ln में आ रहा है ln में आंसर छोड़ दो, e में आ रहा है e में छोड़ दो। एग्जैक्ट का मतलब पक्का रट्टा मार लो, एग्जैक्ट में सारा कैलकुलेटर आपने बेटा जी यूज नहीं करना, ठीक है। ये बेटा जी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। अब आगे आपका बेटा जी आ गया है पार्शियल फ्रैक्शन। अलीना फारूक बैठी हो बेटा? पार्शियल फ्रैक्शन का देखो आंसर, पहले क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज योर 36a² डिवाइडेड बाई 3 डिनोमिनेटर्स हैं 2a + x डिवाइड, आगे फिर दूसरा है आपके पास 2a - x, और फिर आपके पास है जी 5a - 2x। इसको अगर हमने पहले फ्रैक्शंस के अंदर आप डिवाइड कर दो, पहले तो आप लिखोगे a डिवाइडेड बाई फर्स्ट डिनोमिनेटर, फर्स्ट डिनोमिनेटर है हमारे पास 2a + x, फिर आपने बेटा जी क्या लिखना है b डिवाइडेड बाई सेकेंड डिनोमिनेटर जो कि 2a - x है, प्लस c डिवाइडेड बाई जो है ना थर्ड डिनोमिनेटर बेटा 5a - 2x। तो ये पहले लिखने के बाद पूरी इक्वेशन को पूरे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। जब पूरे से मल्टीप्लाई करोगे लेफ़्ट साइड पे आपके पास सिर्फ 36a² बच जाएगा। ए के पास जो कुछ है वो उड़ जाएगा, बाकी जो कुछ है वो ए से मल्टीप्लाई कर जाएगा, मतलब ए के आगे 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगी 2a - x, और इसके साथ जो दूसरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेगी बेटा जी वो होगी आपके पास 5a - 2x। यहाँ पर a क्लियर हुआ, b के पास जो कुछ है वो उड़ जाएगा, जो बच जाएगा वो बेटा जी इससे मल्टीप्लाई करेगा 2a + x इंटू 5a - 2x, और प्लस तीसरा जो है ना c के साथ जो है वो उड़ जाएगा 2a + x इंटू 2a - x। यहाँ तक करने के बाद जो a के नीचे आपके पास अब जो डिनोमिनेटर है
लेट्स सी अब बी का जो डिनोमिनेटर है मैं यहाँ पर ये लिखूँगा, मैं वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ। फॉर एक्स इज इक्वल टू 2a, मैं इसके डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो करूँगा, 2a माइनस एक्स को इक्वल टू ज़ीरो करूँगा, तो x इज़ इक्वल टू 2a आ गया। इस पूरी इक्वेशन के अंदर मैंने यहाँ पर जिधर x है उधर 2a पुट कर देना है। जिधर मेरे पास x है 30 लेफ्ट साइड पे तो 36a स्क्वायर है इज़ इक्वल टू 2a। अब देखो 2a मैं अगर इधर पुट करता हूँ a वाली चीज़ में, तो 2a जो है ना बेटा जी गौर से देखो, 2a माइनस 2a ये सारे का सारा कट जाएगा, ये उड़ जाएगा। और यहाँ पे जब मैं 2a पुट करता हूँ क्यों डाल रहे? हाँ 2a क्यों डाल रहे? x इज इक्वल टू 2a जो है, मैंने अपनी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट किया है। तो पहले -2a वाला ना कर लो। मेरी मर्जी है, मैं जिसको तीनों को करना है आपकी मर्जी है। मैंने पहले पॉजिटिव को पकड़ लिया, आप नेगेटिव को भी पकड़ूंगा, तीनों को इक्वल करूंगा और वैल्यूज़ पुट करके आंसर सही निकालूंगा। अब ये a वाला उड़ गया, 2a, और ये c वाला भी सारे का सारा उड़ जाएगा। याद रखो c वाला भी उड़ जाएगा। आपने सिर्फ इस चीज़ को आप फोकस करना है। आपके पास b वाला बच जाएगा, तो b उसके आगे 2a प्लस 2a, तो ये बेटा बन जाएगा 4a इंटू 2a, 5a में से 2a माइनस करो तो बेटा जी ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये हो गया 5a, और फिर इसमें 2a, 2 टू ज़ा 4a, तो इधर सिर्फ a बच जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 4a स्क्वायर b और इज इक्वल टू 36a स्क्वायर। a स्क्वायर से बेटा a स्क्वायर कट गया और b इज इक्वल टू 9, तो b का आंसर 9 आ गया। ईमान बेटा गौर से देखें, आप लोग यहाँ पे गलती करते हो। अलीना फ़ारूक देखो, मैंने पहले b के डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो किया तो b का आंसर निकल आया। अब a के डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो करूँगा, अब ये बन जाएगा जैसे खिज़र कह रहा था कि यहाँ से फॉर आप यहाँ पर लिख दोगे फॉर x इज़ इक्वल टू -2a। अब मैंने, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मैंने बारी बारी दिखानी है, मेरी मर्ज़ी में पॉजिटिव पहले दिखाऊं, a का डिनोमिनेटर लिखूं, कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकल आएगी, इस पे कोई पाबंदी नहीं है आपकी। अब जब ये वाली वैल्यू डालोगे x इज इक्वल टू -2a, तो पहले देखो कौन ज़ीरो हो जाएगा। b के अंदर -2a डालूंगा ना, तो इस दफ़ा b a ये ज़ीरो होगी, ब्रैकेट b ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, 2a c वाला भी ज़ीरो हो जाएगा। इस दफ़ा आपके पास सिर्फ a के सामने सारी चीज़ें ना डाला करो, आप सारा डालते हो मैसअप कर देते हो, क्वेश्चन आपका मुश्किल से मुश्किल हो जाता है। ये नज़र आ रहा है, ये एक दफ़ा पुट करके दिखाओ, ये ज़ीरो हो रहा है। जब ये ज़ीरो हो रहा है तो b इंटू ज़ीरो एंड ज़ीरो इंटू एवरीथिंग विल बिकम ज़ीरो। तो यहाँ पर भी ये वाली ब्रैकेट ज़ीरो हो रही है, ज़ीरो इंटू एवरीथिंग ज़ीरो, तो मेरे पास सिर्फ लेफ्ट साइड बचेगी और वो a वाली बचेगी। तो लेफ्ट साइड पे देखें मेरे पास जो है ना 36a स्क्वायर है। इसको डील करना सीखो तो वैल्यू पुट करने से भी आंसर गलत नहीं आता। अलीना फ़ारूक बेटा आप इसको फोकस करो। अब देखो मैंने इसको -2a पुट करना है। अब जब -2a पुट करूंगा आपके पास यहाँ पर देखें तो ये -2a माइनस माइनस प्लस 4a, तो ये 5 प्लस 5, ये आपके पास अगली ब्रैकेट बन जाएगी 9a इंटू ये यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2a इंटू 2a प्लस 2a 4a हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा a की वैल्यू, मेरे पास ऊपर मैंने a की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास जो है ना ये क्या बन जाएगा, 9 4 36, राइट साइड पे 36a स्क्वायर इंटू कैपिटल A, तो लेफ्ट साइड पे बन गया 36a स्क्वायर। 36a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, a का आंसर 1 आ गया। तो मैंने a का आंसर भी निकाल लिया बेटा जी। अब मुझे निकालना है c का आंसर। c का डिनोमिनेटर है 5a माइनस 2x, तो अब यहाँ पर आपने उसका जो आंसर है अब यहाँ पर लिख दोगे फॉर x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 5a/2। अब ये आपने इसमें 5a/2, अब देखो कौन कटता है, पहले तो ये इस पे जहन लड़ाया करो कौन सी ब्रैकेट्स उड़ जाएंगी। अब a में अगर डालो 5a/2, 5a/2 और यहाँ पर ये x की जगह पे 5a/2, ये कट गया 5a माइनस 5a, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ब्रैकेट ज़ीरो, a सारे का सारा उड़ गया। यहाँ पर जो है ना आपके पास जो है ना ये 5a माइनस 2, तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 5a ये भी ज़ीरो हो गई, b वाला। अब सिर्फ आपने c को फोकस करना है।
जब ज़िंदगी आसान हो रही है तो क्यों अपने आप को इतनी मुश्किल में डालते हो कि आप ए बी सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते पार्शियल फ्रैक्शन में से? तो फिर तो बेटा एग्जामिनर तो फिर हमारा रगड़ा निकालेगा ही निकालेगा ना। तो लेफ्ट साइड पे 36a² है। अब सिर्फ सी वाला सीन है मेरे पास। सी के आगे मैं 5/2a पुट करूँगा। तो सी के आगे देखो, सी के आगे 2a + 5/2 एलसीएम लोगे आपके पास जो है ना, ये 5/2 कैलकुलेटर से +2a कर दो तो आपके पास जो है ना 4.5 या 9/2a आ जाएगा इनटू, और दूसरा जो है ना माइनस आपके पास जो है ना आ जाएगा a/2। तो यहाँ पर -a/2। अब यहाँ से देखो क्या सिंप्लीफाई होता है आपके पास। ये 36a² है तो आपके पास 2 × 2 4, ये आपके पास आ जाएगा 2 9/2। ये कितना हो जाएगा? a/2 देन सी, सॉरी दे 3 कहाँ से आया है? सी वाली इक्वेशन को मैं 3 लिख रहा हूँ भाई, कोई रोक ही नहीं रहा। ये तो सी है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी -9a²/4 इंटू सी। लेफ्ट साइड पे 36a², से a² कट गया, 4 को उधर ले जाओ तो 36 × 4 डिवाइडेड बाई -9। तो यहाँ से आप बेटा जी 9 1s are 9, 9 4s are 36। तो सी का आंसर आ गया -16। तो बस आपके पास फ्रैक्शन बन चुकी है। अब आप जो है ना उस फ्रैक्शन को लिखोगे यहाँ पर कि सर ये जो फंक्शन था जिसको मैंने a/समथिंग, a की वैल्यू 1, तो 1/2x + x हो गया। 2a था, सॉरी 2a + x, फिर प्लस दूसरा आंसर हमारा 9 था, 9/2a - x, तीसरा -16 है तो -16/5a - 2x। अब बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अलीना फ़ारूक, आप वाला ही मेथड बेटा जी किया। वैल्यूज़ को, तीनों के डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज़ को मैंने पुट करके ये ए भी आ गया बेटा जी, बी भी आ गया और सी भी आ गया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ये तो लीनियर वाला था ना, बाकियों में नहीं आता आंसर। कोई भी आएगा बेटा जी, अगर आप एहतियात के साथ केयरफुल अगर इस तरह से देखोगे ना, कौन सी ब्रैकेट ज़ीरो हो रही है, पहले ज़ीरो वाली ब्रैकेट ढूंढ लोगे ना तो फिर आपको सोचना बहुत कम पड़ेगा। ये ज़ीरो हो रही थी, ये मेरी ख़त्म हो गई। मेरी बी की दूसरी ब्रैकेट ज़ीरो हो रही थी, पहले अपनी वैल्यू ब्रैकेट में पुट करके चेक किया करो, चाहे कुछ भी हो। तो सिर्फ एक ब्रैकेट बचेगी और एक ब्रैकेट को डील करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप सब में वैल्यूज़ पुट करते हो, फिर आपको समझ ही नहीं आती कौन सी ब्रैकेट ज़ीरो हुई, और फिर ये क्वेश्चन आपका जो है ना गले पड़ जाता है। 5 नंबर ये ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि इस 5 नंबर के ऊपर आगे 5 नंबर होते हैं, या तो इंटीग्रेशन होती है या बेटा जी आपके पास इसमें बाइनोमियल का एक्सप्रेशन आता होता है। दो चीज़ें आपके पास आती हैं, या तो इंटीग्रेशन आती है या फिर आपके पास जो है ना बेटा जी यहाँ पर वो आती है, सॉरी क्या कहते हैं, ये आपके पास आ गई। अब ये क्वेश्चन उसने इंटीग्रेशन का दे दिया 5 नंबर का, ये भी 10 नंबर पक्के होते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में जो बच्चा गलती नहीं करेगा उसका जो दूसरा पार्ट होगा, या तो वो n फैक्टोरियल वाला बाइनोमियल होएगा, या फिर आपके पास बेटा जी ये चीज़ होएगी। अब लुक, इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने, इंटीग्रेशन करनी है आपने फंक्शन की, और इंटीग्रेशन की लिमिट है आपके पास -a से लेकर +a तक, और इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है आपने। और फंक्शन जो हमारे पास है उसको अब आप लिखोगे, ये फंक्शन मैंने सामने लिख दिया। अब आप फंक्शन के ऊपर तीन फ्रैक्शंस हैं, तो तीनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन के ब्रैकेट्स लगाओगे, आराम से सुकून से करोगे, गलती नहीं होगी। अब जो पहली फ्रैक्शन है बेटा जी उसके ऊपर आपने अप्लाई कर दिया x + 2a, दैट्स ओके। तो सर dx हो गया पहला फैक्टर, प्लस इंटीग्रेशन आपने लगा दी सर -a से लेकर +a तक। अब दूसरी जो फ्रैक्शन है आपके पास बेटा जी वो 9/2a - x है dx। अब प्लस, आराम आराम से अगर इस तरह से खूबसूरत करके लिखोगे ना, 3 फ्रैक्शन है, हर फ्रैक्शन के ऊपर लिमिट लगाओ, हर फ्रैक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन विद लिमिट, तो आपको बेटा जी मार्क्स मिलना शुरू हो जाएंगे।
थोड़े थोड़े मार्क्स अगर गलती करोगे तो कटेंगे, लेकिन जब प्रोसेस आपका ठीक होएगा, आपने जो है ना वर्किंग सही लिखी होएगी, तो आपका लॉस नहीं होएगा। आपको मार्क्स 5 में से 2 3 4 एग्जामिनर कहेगा बच्चे ने तो देखें कहीं पे अगर सिली मिस्टेक रास्ते में हो भी गई तो हमें नुकसान नहीं हो सकता बेटा जी उसका। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है ना बेटा जी 16 है, तो अब आपने जो है ना हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि अंदर माइनस है। इस माइनस को ख़त्म करके -16 की वजह से यहाँ पर बाहर माइनस लगा दो, और अंदर जो है ना आपके पास जो है वो 1/5a -2x और साथ dx। यहाँ तक तो बेटा जी आप सारे लिखो। अब इंटीग्रेशन जिसको नहीं आती ना, ये एक्सप्रेशन लिखने के भी 1-2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा कि कम से कम बच्चे ने इंटीग्रेशन के सिंबल लिखे, इंटीग्रेशन का साइन लिखा, लिमिट्स लिखी, पहली फ्रैक्शन लिखी, दूसरी फ्रैक्शन लिखी, तीसरी फ्रैक्शन लिखी, तो इतना जालिम नहीं होता एग्जामिनर। तो अब आपने इसकी इंटीग्रेशन सोचनी है। इंटीग्रेशन होती है अगर डिनोमिनेटर किया डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो ना तो वो ln होता है। x का डेरिवेटिव 1 है तो ऊपर 1 पड़ा हुआ है, तो अब आपने यहाँ पर बेटा जी एक ही दफ़ा मॉडुलस लगा दो। ये एक ही दफ़ा मॉडुलस लगा रहा हूँ मैं क्योंकि सबकी लिमिट सेम है। तो यहाँ पर बेटा जी -a और +a आपको मैंने टेंशन से बचा दिया। पहले हर फ्रैक्शन के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन लगवा दी, 1 नंबर मिल गया आपको। फिर आपने जब इंटीग्रेशन करनी है, अब सब की लिमिट कॉमन लेकर मॉडुलस लगाकर लेफ्ट राइट पे एक ही लिमिट लगा दो क्योंकि सब की लिमिट सेम है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहली फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन बेटा जी हो जाएगी मेरे पास ln डिनोमिनेटर। तो ln डिनोमिनेटर मेरे पास है x प्लस जो है ना 2a। आई एम डन विद इट। आगे जो है ना ये +9, नीचे -1 है, ऊपर 9 है, तो 9 को बाहर फेंक दो, तो ऊपर -1 के लिए हमें जो है ना यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। तो आपके पास ये -9 बाहर चला गया ln डिनोमिनेटर, तो इसकी इंटीग्रेशन भी हमारे पास आ गई बेटा जी 2a -x हो गया। आगे 16 था हमारे पास, 16 मैंने क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर बाहर 16 भी है और नीचे -2 है। ऊपर -2 करने के लिए आपको 1/2 भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप यहाँ पर लिखोगे ये नीचे करके 16 इंटू आपने लिखना है -1/2। -1/2 लिखोगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव -2 है, इसे ऊपर होना चाहिए था, ऊपर तो 1 है, ऊपर 2 खुद से करोगे तो आपको 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ यू कैन से ln डिनोमिनेटर इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, तो दिस इज 5a -2x। अब बताओ यहाँ तक किसी को इन 3 फ्रैक्शंस की मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन कर दी, किसी को कोई प्रॉब्लम है? सर तीसरे वाली दोबारा बता दो। दूसरे वाली बेटा? तीसरे वाली देखें, तीसरे इंटीग्रेशन का एक रूल होता है। अगर मैं यहाँ पर बेटा जी लिखूँ कि मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है 1/5a -2x की, मैं डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लूँगा, इसका डेरिवेटिव है -2, ऊपर तो 1 है, 1 को 2 करने के लिए ऊपर को 2 लगाना पड़ेगा, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए 1/2 भी आपको स्टार्ट में लगाना पड़ेगा ताकि फंक्शन गलत ना हो ना। जब आप चाहते हो कि if numerator is the derivative of if numerator is the derivative of the denominator, then integration is ln of the denominator। पहले में x का डेरिवेटिव 1 था, ऊपर मुझे 1 नजर आया, मैंने आंखें बंद करके बेटा देखो ln डिनोमिनेटर लगा दिया, 9 को बाहर फेंका, ऊपर नीचे वाले का डिनोमिनेटर -1 था तो इधर प्लस था, मैंने ऊपर -1 सोचा तो माइनस साइन यहाँ पे लगाया, तो -9 ln डिनोमिनेटर इंटीग्रेशन हो गई। तीसरे फंक्शन को छोड़ना नहीं है, मैंने जब उसका डेरिवेटिव लिया ना डिनोमिनेटर का, वो बेटा जी -2 आया, ऊपर देखा तो 1 था, अब 1 को मैं 2 कैसे कर सकता हूँ, आई हैव टू थिंक माई सेल्फ। मैंने कहा इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 16 के साथ -1/2 लिखा, तब ये डिनोमिनेटर ln के साथ फिट हो सकता है। अलीना फरूक बेटा समझ आई ये इंटीग्रेशन? जी गुड। खिजर? हाँ जी। ओके। अब जो है ना आपने सारी इंटीग्रेशंस कर ली हैं बेटा जी, अब जो है ना इनको थोड़ा सा अब लॉग क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हो चुका है, अब देखो उसने क्या बोला हुआ है, उसने कहा कि गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ p(ln(q) + r(ln(s), ये फॉर्मेट आपको दिखाना है तब 5 नंबर मिलेंगे।
where P and R are integers and Q and S are prime numbers। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम शुरू से शुरू होते हैं कि भाई इंटीग्रेशन तो हमने कर ली, अब ln से कैसे जान छुड़ाएंगे। अब यहाँ पर जो आपके पास है, अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। जब अपर लिमिट पुट करोगे मैं ब्रैकेट, अब देखो इस इंटीग्रेशन हो गया, अब इसमें a पुट करूंगा x की जगह पे। अब यहाँ पर जब मैं a पुट करूंगा तो लुक ln a प्लस 2a, सर ln 3a डायरेक्ट हो जाएगा, पहली ब्रैकेट अपर लिमिट पुट करने से हल हो गई, माइनस 9 ln x की जगह पे a लिखूंगा 2a माइनस a, तो मेरे पास बन जाएगा 9 ln a, ये दूसरा काम भी हो गया। अब तीसरे में 2 1s are 2, 2 2s are 8, तो अब यहाँ पर प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 8 ln x की जगह पे a लिखूंगा 2a, 5a में से 2a माइनस करूंगा तो ये 3a हो जाएगा, तो ln 3a। तो पहली ब्रैकेट में अपर लिमिट पुट करने से ये एक्सप्रेशन बन गया, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब माइनस, इस पूरे एक्सप्रेशन में माइनस a पुट करके मैं लोअर लिमिट इसमें डाल दूंगा। अब जब मैं लोअर लिमिट डालूंगा तो मेरे पास जो है ना बेटा जी ये माइनस a हो जाएगा, तो प्लस 2a माइनस a, तो बेटा जी ये खाली अंदर ln a बच जाएगा, आगे माइनस है माइनस 9, अब a की जगह x की जगह माइनस 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 प्लस 2a प्लस 3a, तो आपके पास माइनस 9 ln 3a हो जाएगा, दूसरा एक्सप्रेशन। अब तीसरा एक्सप्रेशन जो है ना मेरे पास 8 ln क्या होगा, माइनस a है, माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 2 7a, तो ये मेरे पास 7a हो गया। अब आपने क्या करना है, जस्ट ब्रैकेट को ओपन करो और इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब मैं यहाँ पर ये 9 ln a, 8 ln 3a, 8 ln 3a और 1 ln 3a कितना होगा खिजर? जी क्या कह रहे हैं? 8 ln बेस 3a प्लस 1 ln बेस 3a, टोटल आंसर कितना बन जाएगा? 9 ln बेस 3a, 8 ln 3a प्लस 1 ln 3a, 8 प्लस 1 9 ही तो होता है, बेस 3a वैसे की वैसे रहने दो, फिर माइनस ln a, फिर ब्रैकेट खोल दो। अब ब्रैकेट खोलोगे तो ln a माइनस माइनस प्लस 9 ln 3a माइनस 8 ln 7a। अब सारा कुछ लिखने के बाद आप सिंप्लीफाई करो, जो चीज़ें सिंप्लीफाई कर सकते हो। ln 3a कितने हैं? ln 3a सर इधर भी है 9 और 9, ये प्लस हो जाएंगे आपस में, 9 प्लस 9 18 ln बेस 3a, माइनस ln a कितने हैं सर? ln a 9 और 1 10 हो जाएंगे, माइनस 10 ln a, और माइनस 8 ln 7a। अब ln में सारा कुछ आ चुका है। अब आप देखो 18 ln 3, यहाँ तक हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, 18 ln 3a पहले पहले डिजिट ही कॉमन ले सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं रख सकते। इसमें जो चीज़ें आपस में देखो मल्टीप्लाई करें तो वो डिवाइड हो जाती हैं, माइनस 10 ln a, इसकी ln 3a, सर किस फॉर्म में देना है? ये वो कह रहा था बेटा फॉर्म देखो, p ln q प्लस r ln s। यहाँ पर क्या सोचोगे आप, क्या देना चाह रहे हो? मिनाहिल एहसन बेटा चुप करके बैठे हो, ज़रा इधर बताओ ना। सर अगर पहली दो टर्म्स में से कॉमन वगैरह लेके फिर कैंसिल आउट करते हैं, ये हमारे पास 18 ln क्या किया जाए, कॉमन ले लें और फिर इसमें जैसे से क्या माइनस, कॉमन लें, इसमें से क्या कॉमन लें? ln, अगर ln वाली टर्म को कॉमन ले लिया जाए, मतलब अगर मैं यहाँ पर ये ln 3a है और हमारे पास, और ये आपके पास ln 7a है,
8ln7a है, तो यहाँ पर अगर मैं यूँ कहूँ कि -8ln7 खाली ln7 और प्लस ये आपके पास ln a है, यहाँ पर 8 है। अगर मैं यहाँ पर ln a लिख दूँ और इधर से मैं अगर ये बोलूँ कि भाई मेरे पास जो है ना ये 18 ln 3a है, तो अगर मैं यहाँ से लिख दूँ 18 और यहाँ पर लिखूँ कि भाई ये ln 3 सिंपल, और ये मेरे पास ln a -10 ln a e को हम अगर यहाँ पे, क्योंकि उसने कुछ कहा, उसने कहा है कि आपके पास 18 PQ, उसकी फॉर्म को देखो, वो कह रहा है कि आपने बनाना है किस तरह का PLNQ, तो मतलब 18 ln 3 है अगर हमारे पास, तो आप कह सकते हो कि जी P जो हमारा है, हमारा जो P है वो तो हमें 18 लग रहा है, और आगे -18 8l था, तो जो R है बस आगे छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, R जो है हमारा वो हमारे पास जो है ना -8 है। उसने कहा था कि आपने PLNQ प्लस R, बस ठीक है, इसी शक्ल में तो है, तो हमारा P जो है ना वो 18 है और हमारा R जो है ना -8 है। ये इसकी जो है ना ये बस इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, आगे इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपने यहाँ पर लिख देना P इज़ 18 और R इज़ -8, दैट्स इट। इसकी आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। सर ये तो एक टर्म नहीं है 3 में से। PLNQ प्लस RLNS, बस 2 आपने लिख देनी है, बाकी जो डिवाइड जो आपकी दोनों मल्टी माइनस हो रही हैं उनको आप जो है ना कॉमन लेकर सिंप्लीफाई कर दो। जो LN जब माइनस होते हैं तो डिवाइड होते हैं, उनको डिवाइड भी कर सकते हो। बस ये दोनों बन सकती हैं, तीसरा इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसको जहाँ पर देखो ln a -ln b होता है ना, तो उसमें आप ln a/b कर सकते हो, तो जो डिवाइड वाली हैं उसको एक टर्म बना दो और जो पहले वाली टर्म है उसको एज इट इज़ आप छोड़ दो। ये दोनों माइनस हो रही हैं, तो आप इसमें से जो है ना ये कॉमन लेकर और ln7a उसको डिवीजन टर्म्स के अंदर लेके जा सकते हो, और फिर ये वाला आंसर जो आएगा ना वो 8 -8 और P आपका +18 ही आएगा। तो इसकी पेपर हो चुका है, तो इसकी मार्क्स स्कीम से आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा, क्योंकि 24 की मार्क्स स्कीम अब आ चुकी है। पेपर हो चुका है तो इसको आप वेरीफाई कर लेंगे, यहीं पर ख़त्म करेगा, क्योंकि इससे आगे हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 बेटा जी, हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन और उसके साथ इंटीग्रेशन थी। अब आगे वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया बेटा जी। वेक्टर में सबसे पहले क्या उसने कहा है कि आप ये साबित करो कि ये OABC एक रेक्टेंगल है। तो पहले जो है ना आप अपनी रेक्टेंगल बना दो। यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगल बनाएं, ये आपके पास A, यहाँ पर बेटा जी B, और यहाँ पर C लिखो और यहाँ पर O लिखो, क्योंकि ओरिजिन की बात कर रहा है, पोजीशन वेक्टर्स होंगे। तो 90 डिग्री बनाओ, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अगर ये रेक्टेंगल हो तो ये दो चीज़ें आपस में पैरेलल होनी चाहिए और ये दो चीज़ें आपस में पैरेलल होनी चाहिए। देखिए अगर हम कहें कि OA, आपके पास जो OA है वेक्टर, इसको अगर आप OC से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एक दूसरे के प्रोडक्ट होने चाहिए, मतलब उनका जो आंसर है वो ज़ीरो आना चाहिए। क्योंकि देखो अब OA का जो वेक्टर है वो ऊपर से देख कर लिखो विदाउट IJ के 5, फिर आप बेटा लिखो -2 और फिर आप लिखो 1 डॉट, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने दूसरे से, वो आपके पास C है और वो है आपके पास 3 4 और -7। अगर इनका आंसर ज़ीरो आ जाता है तो वो चीज़, ये वाली दूसरी चीज़ उसके ऊपर प्रोडक्ट आ, देखें OA और OC के दरमियान में 90 डिग्री आए, और जब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B में जब आप स्केलर प्रोडक्ट लगाते हो A डॉट B,
इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो जब दो का प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए ना तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, तो मैं ओ ए और ओ सी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनके दरमियान में 90 डिग्री अगर आएगा तो ये 90 डिग्री प्रूफ होगा। जब 90 डिग्री प्रूफ होगा तो रेक्टेंगल के पास जाएंगे ना, क्योंकि रेक्टेंगल में तो 90 डिग्री होते हैं। तो अब आप यहाँ पर अगर आप करो तो 5 3 आर 15 होगा, -4 2 आर 8 होगा, -7 होगा, तो 15 -15 आंसर ज़ीरो आया। जब ज़ीरो आया तो आपने लिख देना है कि सर ये जो ओ ए है, ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ओ सी, ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ओ सी, और आपका जो एंगल है वो ए ओ सी जो है ना 90 डिग्री प्रूफ हो गया। और जब ये चीज़ 90 डिग्री प्रूफ हो जाए तो समझो अब हम रेक्टेंगल को प्रूफ करने के पास जा रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर तो 90 डिग्री होते हैं। अब आप इसके अगर मैग्नीट्यूड निकालो ओ सी का, अगर आप ओ सी का मैग्नीट्यूड निकालो बेटा जी, अब यहाँ पर देखें ये आपके पास ओ सी है, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, तीनों चीज़ों का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपने 3 का स्क्वायर प्लस जो है ना 4 का स्क्वायर प्लस बेटा -7 इसका स्क्वायर एंड होल अंडर रूट लेना है। तो ओ सी का आंसर 4 4 16 9 और 7 49, तो ये 74 अंडर रूट आएगा ओ सी का। फिर जी आपने ए बी का मैग्नीट्यूड लेना है, ए बी के मैग्नीट्यूड में भी, और ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास है, ए बी कैसे निकलेगा आपके पास, पहले तो ए बी निकालो पोजीशन वेक्टर के हिसाब से, ओ बी में से ओ सी आपको माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर ओ बी और यहाँ पर ओ सी। ओ बी पर अगर हम खाली ए बी का वेक्टर निकाल लें और फिर बी सी का निकाल लें और फिर हम कहें कि क्योंकि उन दोनों के वेक्टर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है वो पैरेलल हैं, तो वेक्टर, इसका हाँ मतलब वो भी वेक्टर, लेकिन पैरेलल के लिए क्या प्रूफ होता है आपके पास? सर जो वेक्टर सेम होंगे तो सुने मेरी बात सुने, वेक्टर सेम, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि वेक्टर के देखो स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर राइट साइड जीरो तब बनती है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, ये तो मानते हो ना आप लोग। जब a डॉट बी इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड डॉट बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होगा, जब कॉस 90 होगा तो राइट साइड तो ज़ीरो हो जाएगी। जब ये चीज़ ज़ीरो हो गई आपके पास तो फिर समझो 90 डिग्री प्रूफ हो गया। तो रेक्टेंगल के अंदर 90 डिग्री तो बनते हैं, मैं तो इधर से प्रूफ करना चाह रहा हूँ। अब आप पोजीशन वेक्टर पहले ए बी निकालें, ए बी के बाद जो है ना फिर आपने उसको मैग्नीट्यूड दिखाने हैं, दो के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, वो पैरेलल हैं, तो अब आप इनके मैग्नीट्यूड फिर निकाल दो। लेट्स सी ओ सी का मैग्नीट्यूड निकालो और ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो आमने सामने वाली साइडें सेम होती हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड जो मैंने निकाला, अब इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना आया, 74 का अंडर रूट ओ सी का। अब ओ सी का जो मैग्नीट्यूड है वो 74 का अंडर रूट है, अब ए बी का मैग्नीट्यूड भी 74 का अंडर रूट होगा। अगर ये हुआ तो मतलब हमने दो बातें साबित करनी है कि रेक्टेंगल के अंदर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बनाती हैं, 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल की अदर प्रॉपर्टी सेज कि अपोजिट लाइंस आर सेम, तो ओ सी का मैग्नीट्यूड 74 है। अब आप जो है ना ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो एंड देन यू आर डन, या ओ ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी सी का मैग्नीट्यूड निकालो, दे मस्ट बी सेम। तो दो बातें आपको बतानी पड़ेंगी कि दो ओ ए वेक्टर ओ सी के ऊपर परपेंडिकुलर है और अपोजिट साइड्स और अपोजिट आर सेम, तो यस दिस इज द रेक्टेंगल। और आप जब ए बी निकाल के उसका निकालोगे वो भी सेम आएगा, तो यहाँ पर आप लिख दोगे यस सर ये जो ओ सी का मैग्नीट्यूड है, ओ सी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, मतलब ये 74 का अंडर रूट है, तो इसका आंसर भी अंडरस्टूड है 74 अंडर रूट ही आएगा, जिससे ये साबित हो जाएगा कि भाई ये जो ओ ए बी सी है ना ये रेक्टेंगल ही है। जी मिनाहल बेटा आप बताओ। जी सर ठीक है जी। यू नीड टू प्रूव सर रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या क्या करना होता है? दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों, पहले ये साबित करना है परपेंडिकुलर वाला टेस्ट, और दूसरा आमने सामने वाली दो साइड सेम होती हैं, रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
अगर आपको ये कहे कि वेक्टर्स में आपने साबित करना है कि ये वाली शेप रेक्टेंगल है, तो आपको बचपन से पता है कि रेक्टेंगल में वर्टिकल लाइंस एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री मैंने बनाए हैं। तो पहला डॉट स्केलर प्रोडक्ट लगाकर ज़ीरो प्रूफ कर दो, और फिर मैग्नीट्यूड निकाल कर दोनों साइड्स को सेम प्रूफ कर दो, तो वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगी। दैट इज़ द प्रूफ इन वेक्टर, कि अगर वो रेक्टेंगल प्रूफ करने का बोल ये रहे। दोबारा बता देंगे? देखिए बेटा, ये दोबारा लिंक भेजो ना, क्योंकि अभी तो 3 क्वेश्चंस हुए हैं। तो P3 में बेटा जी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करनी है। जैसे ये क्लास एंड होगी, मेरे ख्याल में एंड होने वाली है, तो मैं दोबारा लिंक सेंड करूँगा। इसके क्वेश्चन बेटा आपने ये, मैं आपको ये एक गारंटी देता हूँ कि पेपर P3 आपको पूरा मैं जब करूँगा समझ आएगा। और जब आपको एक चीज़ समझ आ गई ना, तो फिर इंशाल्लाह P3 में आपने मार नहीं खानी। जब भी आपने रेक्टेंगल साबित करनी होगी, रेक्टेंगल का टेस्ट होता है कि रेक्टेंगल में ओ, अगर ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, तो आपने वेक्टर ओ ए और ओ सी का मैंने प्रोडक्ट लिया, उनका ज़ीरो आया। ज़ीरो का मतलब है स्केलर प्रोडक्ट में जब राइट साइड ज़ीरो हो जाए तो cos 90 होता है, और cos 90 का आंसर ज़ीरो आता है। और cos 90 तब भी होता है जब दो वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर टू ईच अदर हों। तो यहाँ से परपेंडिकुलर टेस्ट प्रूफ हुआ। हॉरिजेंटल आमने सामने वाली साइड भी सेम होती हैं रेक्टेंगल में, तो मैंने कोई सी दो साइड पकड़नी थी। ओ सी का मैग्नीट्यूड लिया और सामने ए बी का मैग्नीट्यूड लेकर जो है ना, ये दोनों आंसर सेम आएंगे। तो दैट विल प्रूफ कि भाई ये एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ से बस ये दोनों टेस्ट याद कर लो रेक्टेंगल के, कि रेक्टेंगल के टेस्ट के लिए आपको दो टेस्ट प्रूफ करने हैं। सर एक ये अंडर रूट 74 कहाँ से आया है? किस चीज़ का, ये देखो मैंने निकाला है इधर से। ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओ सी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। ये आप करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, होल अंडर रूट, तो ये 74 अंडर रूट आ गया ना। ठीक है। और आगे जो ए बी है, वो मैंने आपको कहा ए बी निकाल के उसका भी अंडर रूट लोगे तो वो भी 74 ही आएगा, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपकी जो है ना ये वाली शेप रेक्टेंगल है। अब उसने कहा यूज़ स्केलर प्रोडक्ट फॉर द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ओ ए बी सी। यहाँ पर अपनी वो रेक्टेंगल बनाओ बेटा, और इसमें स्केलर प्रोडक्ट देखो। इसमें इंटरसेक्शन का टेस्ट होता है या स्क्यू लाइन होती हैं। तो दो क्वेश्चंस के बाद आपका वेक्टर का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज ओ फॉर ओरिजिन। तो यहाँ पर ये डायगोनल बेटा बनाओ, यहाँ पर ये डायगोनल बन जाएगा, और यहाँ पर ये इसका दूसरा डायगोनल बनाओ। आपका ये आपके पास डायगोनल बन जाएगा, ये सेंट्रल पॉइंट होगा आपके पास, ये सेंट्रल डिस्टेंस है इसका। अब आपने सबसे पहले ए सी निकालना है कि भाई ए सी मुझे कैसे मिलेगा। ए सी पोजिशन वेक्टर है, ओरिजिन है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ओ सी माइनस ओ ए। मैंने ओ सी से ओ ए माइनस कर देना है। अब ओ सी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, शुरू में उसने वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं ओ सी की। यहाँ से देखो, लुक, ये मैं आपको सेंट्री कर दूँ। ये देखें बेटा, हमने ए सी निकालना है। ए सी पोजिशन वैक्टर के अकॉर्डिंग ओ सी माइनस जो है ना ओ ए आएगा। ये हमारे पास आ गया 3। सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। जस्ट अ सेकंड, मैं स्क्रीन बेटा शेयर कर लूँ। अब आ रही है बेटा? जी देखें, हमें यहाँ पर पहले ए सी निकालूंगा बेटा। मैंने एक्यूट एंगल निकालना है। ए सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए। ये आपके पास 3, 4 और -7 है।
और यहाँ से बेटा जी ओ ए मैं निकालूँगा। ओ ए की वैल्यू हमारे पास बेटा जी गिवन है 5 -2 और 1। इनका मैं डिफरेंस निकाल लूँगा। 3 - 5 बेटा जी आपके पास आ जाएगा -2 और यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर बेटा जी आपके पास आ जाएगा -8। तो ये मैंने ए सी निकाल दिया। ए सी के बाद आप यहाँ पर डी सी निकालो। डी सी जो है ना उसका सेंटर है। जो आपने ए सी निकाला है ना उसको 2 से डिवाइड कर दो। 1/2 ऑफ ए सी। अब यहाँ पर देखो आपने कहना है कि भाई ये देखो ये ए सी का हाफ है जो सेंटर में है। तो अब यहाँ पर ए सी का हाफ आपके पास डी सी है। तो 1/2 इंटू ए सी की वैल्यू -2 है, 6 है और -8 है। अगर इसको 2 से डिवाइड भी कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा -1। -1 के बाद बेटा जी ये आ जाएगा 3 के बाद ये -4। यहाँ से आपको डी सी मिल जाएगा। और हमारे पास जो ओ बी है पूरी लेंथ ओ बी ये हमें गिवन है। ओ बी हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर जी 8i। मेन क्वेश्चन के अंदर आप जो ना ये देखें 8i + 2j और माइनस जो है ना 6k। तो k को अगर इग्नोर करो तो हमें ओ बी के साथ अगर डी बी उसका भी हाफ चाहिए तो यहाँ पर ये भी हाफ हो जाएगा। इसका यहाँ पर 8 लिखो, यहाँ पर 2 लिखो और यहाँ पर -6 लिखो। तो यहाँ पर 8 को 2 से डिवाइड करो तो 4 आएगा। 2 को आप उससे डिवाइड करो तो ये आपके पास आ जाएगा 4, 1 और -3। तो मैंने डी बी भी निकाल दिया। अब स्केलर प्रोडक्ट बेटा जी लगाना है इसके ऊपर। अब स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास होता है, अब स्केलर प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए A डॉट बी इज़ इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब हमें जो है ना थीटा चाहिए तो थीटा यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप लिखो थीटा इज़ इक्वल टू कॉज इन्वर्स ऑफ सब कुछ ब्रैकेट के अंदर, सब कुछ ब्रैकेट के अंदर कॉज में यहीं पे रहने, थीटा है कॉज उधर चला गया तो ए डॉट बी। तो अब यहाँ पर पहले ए डॉट बी कर लो। मतलब यहाँ पर आप लिख दो 8, यहाँ पर आप लिख दो 2, यहाँ पर लिख दो -6 और फिर b की वैल्यू हमारे पास है -2 और फिर आपके पास 6 और यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाय इसका a का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट के अंदर, फिर डॉट, फिर आगे b का मैग्नीट्यूड और साथ आपके पास जो है ना ये ए बी कॉज इन्वर्स हो चुका है। तो a की वैल्यू है 8 तो मतलब 8 का स्क्वायर प्लस जो है ना 2 का स्क्वायर प्लस जो है ना -6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा और इनटू मल्टीप्लाइड बाय फिर अगली दूसरी है -2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस जो है ना 6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस जो है ना बेटा जी आपके पास -8 का स्क्वायर मतलब +8 का स्क्वायर। ये सारा कुछ कैलकुलेटर से अगर आप बेटा जी सॉल्व कर लो तो फिर उसका एंड पे कॉज इन्वर्स निकाल लो। तो मैंने डायरेक्ट एक ही चीज़ में आपका जो स्केलर प्रोडक्ट है यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया। 8 2 16 सारा कुछ करने के बाद जो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा बेटा जी वो होगा 65.0 डिग्री 1 डेसिमल प्लेस तक। दैट्स इट। तो यही थीटा है और यही एक्यूट है 65 डिग्री। दिस इज़ एक्यूट एंगल। तो ये आपके पास एक्यूट एंगल आ गया। उसने कहा 4 मार्क के लिए यूज़ अ स्केलर प्रोडक्ट टू फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ओ ए बी सी। यहाँ पे कोई मसला? मिनाहिल बेटा? नहीं सर। गुड। जब आप सब्जेक्ट पे कमांड दिखाओगे तो फिर एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस्ड होएगा और फिर आपको वो मार्क्स देना शुरू कर देगा कि बच्चे को जो है ना मसला ही कोई नहीं है, बच्चा तो सही तरह से मूव कर रहा है। अब जो है ना आगे फिर उसने आर वाला फॉर्मेट दिखा दिया कि जी यहाँ पर आपने कैसे दिखाना है आर वाला फॉर्मेट हमारा। अब ये वाली जो चीज़ है आपने इसको उधर दिखाना है 3 sin x plus 2 under root cos of this thing in the form of r sin x plus alpha। ये चीज़ें स्टेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर एंड गिव अल्फ़ा करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने दिखाना है।
तो पहले पहले लेफ़्ट साइड पे लिखो जो मेरे पास है, दैट इज़ 3 साइन एक्स, और प्लस जो है ना आपके पास है 2 इंटू अंडर रूट 2 ऑफ कॉस, और ब्रैकेट में ये आपके पास है x प्लस एक्स बाय 4। इस चीज़ को आपने इन द फॉर्म ऑफ, आगे हमारे पास जो रेंज उसने दे दी है π/2 तक लिखना है, 3/2। अब ये वाली जो चीज़ है ना, इसको दो आसान तरीके हैं। अब आपने इस चीज़ को आगे लिखना है, 3 साइन एक्स है, एज इट इज़ लिख दो 3 साइन एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2, आगे कॉस ए बी है। कॉस की आइडेंटिटी, आसान तरीका ये होता है कि कॉस की जिसको आइडेंटिटी आती है तो कॉस ए बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आइडेंटिटी जिसको आती है तो कॉस ए कॉस बी माइनस जो है ना बेटा जी क्या होता है, साइन ए साइन बी। बस ये ब्रैकेट खोल दूंगा आगे। ब्रैकेट खोलने के लिए यहाँ पर आपने क्या लिखना है, आपने कहना है कि भाई ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स कॉस π/4, कॉस एक्स कॉस π/4, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन एक्स साइन बी। तो यहाँ पर आप लिख दो कि जी साइन एक्स और हमारे पास साइन π/4, मैंने जस्ट ब्रैकेट को एक्सपेंड किया, और ये आइडेंटिटी है, मतलब 3 लाइनें लगाओ। अब लेफ़्ट राइट पे कोई चीज़ स्विच नहीं हो सकती, तो आपने यहाँ पर वही चीज़ लिखनी है कि भाई दिस इज़ 3 साइन एक्स प्लस कॉस π/4 की वैल्यू 1/2 अंडर रूट होता है, तो यहाँ पर आप लिखो 2 इंटू 2 अंडर रूट, और यहाँ पर आप लिखो 1/2 अंडर रूट, कॉस π/4 1/2 अंडर रूट होता है, और साथ उसके खाली कॉस एक्स लिख दो, माइनस जो साइन आपका π/4 होता है वो 1/√2 होता है वो भी, दिस इज़ 1/√2 इंटू साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे आपने लिखना है कि सर दिस इज़ साइन 3 साइन एक्स। अब जब ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस 1 आपके पास आ जाएगा बेटा जी 2 साइन एक्स। हमारे पास जो है ना ये वाली चीज़ जो बन गई है साइन एक्स, ये 3 साइन एक्स में से 2 साइन एक्स निकाल दो, तो आपके पास बन चुका है साइन एक्स प्लस जो है ना 2 कॉस एक्स हमारे पास आ चुका है। अब इसमें से अब ये जो चीज़ है साइन, ये आपने क्या कहते हैं 2, आपने उसको जो बाद वाला साइन एक्स है उसको 2 साइन एक्स क्यों लिखा है? ये जो 2 अंडर रूट इंटू 2 इंटू अंडर रूट 2 जाकर उससे मल्टीप्लाई करेगा, अंडर रूट से अंडर रूट 2 कट जाएगा ना बेटा, तो वो एक ही बारी कटेगा, आप दोनों में क्यों काट रहे हैं? ओ भाई ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, कॉज से ब्रैकेट जब पूरी एक्सपेंड करूँगा तो ये वाली चीज़ पहले इससे मल्टीप्लाई करेगी, फिर अगले से नहीं करेगी क्या? नहीं, वो मैं समझ रहा ओके। हूँ। अब यहाँ पर बेटा जी ये साइन एक्स, अब इसका जो है ना हमें आर चाहिए। अब इसमें से आपने क्या करना है, साइन के साथ जो वैल्यू होती है ना उसके, ये देखो ना, अब यहाँ पर ट्राई बना लिया करो। ट्राई के साथ जो साइन की वैल्यू होती है वो 1 है, कॉस के साथ 2 है, तो इसका जो है ना वो आपने निकाल लेना है आर। तो वह 2 का स्क्वायर 4, तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई अंडर रूट 5। अब आपके पास वो वाली चीज़ आ गई अंडर रूट 5, तो उसने क्या बोला हुआ था, आर साइन एक्स प्लस एल्फ़ा। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 अंडर रूट आर साइन एक्स। अब अल्फ़ा भी यहीं से निकाल लो, साइन के आगे एक्स है और एक्स के आगे उसने अल्फ़ा पूछा है। अल्फ़ा होता है आपके पास जो है ना रिजल्टेंट फोर्स के साथ जो है ना ये 2 है और ये 1 है, बल्कि ये 90 आपके पास रिजल्टेंट के साथ अल्फ़ा होता है। तो अब अल्फ़ा निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ पर tan इनवर्स, और ये आपके पास आ जाएगा 2/1। तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 अंडर रूट साइन इंटू एक्स, और tan इनवर्स अंडर 2/1 का आंसर आपके पास आ जाएगा प्लस 1.107 डिग्री। एंड दिस इज़ द फॉर्मेट जिसमें उसने कहा था कि आर साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ आर, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, ईमान बेटा आपको आया समझ? जी।
या मीना है बेटा? जी सर। ओके, अगला देखें बेटा। आगे फिर आपका बेटा जी वो होगा ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला कॉन्सेप्ट। अब थीटा की वैल्यू -4 पाई से लेकर +4 पाई तक जा रही है ना। ये अब आपको घुमाने वाला है, ये अब आपका दिमाग ख़राब करने वाला है एग्जामिनर। ये और राइट सर 1/2 थीटा लिखा हुआ है अब इसमें। अंदर 1/2 थीटा आपके पास लिखा हुआ है। अब ये सारा कुछ जो है ना ऊपर देखो, ये सारा कुछ जो है ना ये वाला, ये सारा कुछ जो है ना ये आर की फॉर्मेट के अंदर हमारे पास आ चुका है। लेकिन उससे पहले देखो ये वाली चीज़ आपके पास 5√, लेकिन उससे पहले जो है ना ये आपके पास 2 भी उसने लिख दिया है। तो यू कैन सिंपली से कि भाई ये जो है ना हमारे पास 2 इंटू, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ इधर से तो ये बन जाएगा 3 साइन, इसको समझें, ये हो जाएगा θ/2 +2 इंटू √2 कॉस इंटू θ/2 प्लस π/4। अब ये जो सारी चीज़ है, ये वाली चीज़, यहीं पर तो आपको वो चक्कर दे रहा था कि ये क्वेश्चन नया थोड़ा सा नया बना के दिखाया है। अब वापस चलो, ये लो 3 sin x + 2 इंटू √2 cos x + π/4। ये क्वेश्चन ही छुपा दिया था उसने। 3 की इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसने दिखाया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। 6 तो 6 तो हमारे क्वेश्चन में नहीं था, मैंने जब 2 कॉमन लिया ना वही मेन क्वेश्चन हमारा वापस बन गया। एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 3। यहाँ पर समझ आई खिजर? π/2 का फर्क है एक और। क्या π/2 का फ़र्क है? उसने π/2 यूज किया हुआ, पहले उसने अब सीधा यहाँ पर सीधा उसने थीटा कर दिया ना, यहाँ पर तो हमने जो है ना यहाँ पर थीटा लिखा, किधर देखो। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? उसने लिखा हुआ है कि आपके पास 3 sin x + 2 √2 cos x की जगह पे थीटा, आगे π/4 है। किधर है π/2? ये x की जगह पे π/2 लिखा हुआ ना, सॉरी π/2 कह रहा हूँ, θ/2। हाँ, तो जब 2 कॉमन लिया है हमने तो वो थीटा पर π/2 में अब स्विच हम कर जाएंगे ना, क्योंकि हमारी जो है ना वो θ/2 के अंदर वो चीज़। अब मैंने भी वहाँ पर अपना जो आर का एक्सप्रेशन है वहाँ पर भी मैं θ/2 लिख दूंगा ना। देखें हर जगह पर मैंने θ/2 कर दिया, x को भी /2 कर दिया है और ये π/4, ये 4 की तरफ चला गया है। तो एक्सप्रेशन मैंने जब 2 कॉमन लिया, ये सारा कुछ आपका इस सूरत में चेंज हो गया है। अब इसको ये 2 और ये वाली जो चीज़ है ना ये किसके इक्वल है? अब आप लिखोगे इसको, अब आप लिखोगे कि ये सारी चीज़ जो है ना 5√, है ये सारी की सारी चीज़ 5√, साइन θ/2 हमें भी करना पड़ेगा, प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारा कितना था? 1 पॉइंट जो भी आपके पास आया था 1.107 एंड दैट इज़ इक्वल टू 3। अब इस 2/5√, को उधर ले जाओ तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा साइन इंटू θ/2 प्लस 1.107 इज इक्वल टू 3/2 √5। तो ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। अब आपने सर ये √5 कहाँ से आया है? ये वाला साथ गया राइट पे, ये आया कहाँ से है? ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन प्रूफ किया है, ये देखो √5, ये वाली चीज़ मैंने सारी लिख दी है, ये वाली, ये रिज़ल्ट था ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, तो मैंने रिज़ल्ट उठाया है। तो अब ये साइन को उधर ले जाओ राइट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास बन जाएगा θ/2 प्लस 1.107 इज इक्वल टू, बेटा जी राइट साइड के ऊपर आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स इंटू 3/2 इंटू 5√। अब हमें जो है ना, अब साइन इनवर्स का आपने अंडर θ/2, अभी यहाँ पर θ/2 ही रहने दो, इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से हम निकालेंगे साइन इनवर्स 3/2 √5 माइनस 1.107। तो यहाँ से हमारे पास जो कैलकुलेटर पे बेटा जी साइन इनवर्स का जो ये वाला आंसर आएगा, ये वाला आंसर कैलकुलेटर से निकालो तो ये आपको कैलकुलेटर बेटा जी दे रहा है
7353 माइनस 1.107 एज इट इज़ लिखोगे। और फिर ये आपका, क्योंकि आपका π/4 तक है, आपका जो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, दोबारा साइन कहाँ पे पॉजिटिव आपके पास होता है, इधर अपना वो भी बनाओगे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव यहाँ पर होता है, पहला आंसर यहाँ पर आया, दूसरा साइन आपका जहाँ पर पॉजिटिव होता है आपके पास, तो 180 मतलब पाई में से वो माइनस करेंगे, तो दूसरा आंसर पाई 3.142 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.4063 माइनस 1.107 एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू θ/2। अब आपने इस ब्रैकेट को पहले θ/2 के इक्वल करना है, फिर इस ब्रैकेट को दोबारा θ/2 के इक्वल करना है। लुक, अब यहाँ पर आप दो बातें करोगे, आपने कहना है कि सर जी हमारे पास जो होगा θ/2 विल बी इक्वल टू 0.7353 माइनस 1.107 दिस वन। अगर मुझे थीटा चाहिए तो ये 2 जाके मल्टीप्लाई करेगा 0.7353 माइनस 1.707, तो ये वाला आंसर पहला मेरा यहाँ से बेटा जी निकलेगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके और यहाँ से एक आंसर आप दिखाओगे, और फिर आपके पास जो है ना, क्योंकि रेंज है 4 पाई की, ये याद रखो, -4 पाई से लेकर +4 पाई तक की। अब ये जो आंसर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उससे पहले ये डबल साइकिल है, तो इस आंसर को 2 पाई में ऐड भी कर दोगे, क्योंकि 2 पाई 360 होता है, तो 0.7357 माइनस आपका 1.107, ये 2 पाई इधर भी करना पड़ेगा और ये काम आपको इधर भी करना पड़ेगा। अगर थीटा चाहिए तो 2 इंटू 2.4 के अंदर पहले डबल 4 पाई तक जाना है, तो ये आंसर इसमें 2 पाई को आप पहले ऐड कर दो, 4.063 माइनस 1.107, और यहाँ पर आप जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है ना ये 4 आंसर्स की रेंज आ जाएंगी। इधर से पहले इसको प्लस करो, इससे माइनस करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, इन द सेम वे यहाँ पर करो, और फिर आपके पास जो है ना ये आंसर की लिस्ट आ जाएगी एंड यू विल बी राइटिंग योर आंसर। यहाँ पर 5 नंबर आपको ऐसे मिलेंगे। लेकिन फेब मार्च के अंदर ऐसा चक्कर होता है, आपके मई जून के अंदर जो है ना इतने ज़्यादा एंगल्स वो फाइंड आउट नहीं करवाता, वह मैक्सिमम 360 की रेंज ही होती है। ये फेब मार्च वाले 720 तक चले जाते हैं, 2 पाई से लेकर 4 पाई तक ये चले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना आप वाले जितने भी पास पेपर्स हैं वहाँ पर फेब मार्च में 8 वैल्यूज़ निकलवा देता है, लेकिन आपकी वही 2 या 3 वैल्यूज़ मैक्सिमम निकलती हैं जो कि रेंज के अंदर आ रही होती हैं। यहाँ तक आया समझ के सर? मिनाहल बेटा, किसी को कोई मसला? नहीं सर। गुड, बस ये देखो ना बेटा जी, थोड़ी सी 2-4 दिन ही हैं, जो ये तकलीफ़ बर्दाश्त करेगा ना, नींद को कुर्बान करेगा, तो वो फिर जो है ना सारी ज़िंदगी सुकून में रहेगा। जिसको नींद प्यारी है ना बेटा जी, वो फिर पेपर वाले दिन उससे पूछेंगे। 15 के बाद वैसे ही सुकून हो जाना है और सारे पेपर आपके कंप्लीट हो जाने हैं। तो देखें, ये किसी के तो पेपर हैं, अब बाकी का मसला जो है मैं कल पूछूंगा। अब देखो, द डायग्राम शोज़ द कर्व दिस, इन मिनिमम पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है फॉर स्टेशनरी वैल्यू, तो आपने हमेशा लिखना है कि भाई dy/dx इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने ये वाली इक्वेशन जो है ना बेटा जी आपने प्रूव करनी है, तो ऊपर वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालो पहले, जो कि 0 है, तो अब x इंटू 2 पावर x, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ u v डैश, जब प्रोडक्ट रूल होता है u v डैश जो होता है वो होता है u v डैश प्लस v बेटा u डैश, तो x e टू द पावर x है, तो अब आपने यहाँ पर लिखना है x को एज इट इज़ और e टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट 2 पहले लिखो, 2x e टू दी पावर 2x पहला डेरिवेटिव हो गया आपके पास, और प्लस e टू दी पावर x को आपने कुछ नहीं कहना, फिर e टू दी पावर 2x एज इट इज़ हो जाएगा, और माइनस जो है ना ये आपके पास जो है ना 5 एंड एवरीथिंग इज़ इक्वल टू 0। तो यू कैन सिंपली से कि अगर आप कहें कि 2x, लेकिन वो कह रहा है कि x अल्फ़ा है,
आपका x अल्फ़ा है, तो यहाँ पर आप x को अल्फ़ा बोल दो। अब यहाँ पर इन्फिनिटी लिख दिया है, अल्फ़ा ये होता है, तो 2 इंटू अल्फ़ा ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर 2x। x तो अल्फ़ा हो गया, अब हर जगह पे अल्फ़ा लिख देना है आपने, x की जगह पे आप अल्फ़ा कर दो एंड दैट इज़ इक्वल टू 5। हमने एक और x रह गया बीच में, जी बेटा, वो एक पावर वाला x भी चेंज कर दें। हाँ ये वाला भी चेंज कर दो, इधर भी आपको अल्फ़ा लिखना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ बेटा जी आपने अल्फ़ा कर दिया। जब सब कुछ आपके पास अल्फ़ा में चला गया है तो e टू दी पावर 2 अल्फ़ा कॉमन ले लो। e टू दी पावर 2 अल्फ़ा अगर कॉमन ले लोगे आप तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 एंड एवरीथिंग इज़ इक्वल टू 5। अब e टू दी पावर 2 अल्फ़ा इसको लेफ़्ट साइड पे रखो एंड 5 डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा प्लस 1। अब e टू दी पावर अल्फ़ा है, अब e की पावर ख़त्म करने के लिए आपको दोनों साइडों पे ln लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ln e टू दी पावर 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ln दिस इज़ 5 ओवर 2 अल्फ़ा प्लस 1। तो हमें ln e 1 होता है, तो इधर आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ln 5 ओवर 2 अल्फ़ा प्लस 1। मुझे तो अल्फ़ा चाहिए, तो इसको 2 को उधर ले जाओ, तो दिस इज़ 1 ओवर 2 ln और इंटू 5 ओवर 2 अल्फ़ा प्लस 1। आई थिंक शोन, यही चीज़ तो वो प्रूफ करवाना चाह रहा था। ये देखो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 ln 5 ओवर 1 प्लस 2 अल्फ़ा। वी आर डन विद द प्रूफ। 3 नंबर आपको मिल गए। अब ये इटरेटिव फार्मूला बन चुका है, आगे वेरीफाई करेगा। वेरीफाई के अंदर आपने जो है ना ये वाली दोनों वैल्यूज़ अलग अलग पुट करनी है। अगर साइन चेंज हो जाए तो यस रूट्स लाइज, तो आप अपना फार्मूला लिख दो और इस सारे फार्मूला को इक्वल टू 0 करके y करना होता है। तो y इज़ इक्वल टू यू वुड से कि दिस वुड बिकम अल्फ़ा माइनस 1 ओवर 2 ln इंटू ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे 1 ओवर 2 1 प्लस 2 अल्फ़ा। अब आप पहले जो है ना इस फंक्शन के अंदर क्या पुट कर दोगे 0.4। तो यहाँ पर आप फंक्शन है तो आपने कहना है कि जी पहले वैल्यू आपने 0.4 पुट करनी है। जहाँ पर आप पहले 0.4 पुट करोगे फंक्शन के अंदर, y फंक्शन ही होता है तो फंक्शन मतलब 0.4 यूँ शो कर दो। अब इसके अंदर जो है ना आप अल्फ़ा की जगह पे वैल्यू पुट करो जो कि 0.4 है, माइनस 1 ओवर 2 ln 5 ओवर 1 प्लस 2 इंटू 0.4। तो यहाँ से आपका कैलकुलेटर बेटा जी, कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज़ डाल दिया करें। तो यहाँ का जो आंसर है माइनस 0.1108 ये आंसर आया। फिर इसी फंक्शन के अंदर आप 0.5 पुट कर देंगे। तो फिर जब अगले स्टेप में आप पुट करेंगे तो अल्फ़ा की जगह पे आपने लिखना है 0.5 माइनस 1 ओवर 2 ln और इनटू जो है ना 5 ओवर 1 प्लस 2 अल्फ़ा की जगह पे 0.5। सब कुछ प्लग इन करो इन द कैलकुलेटर तो आपका आंसर आ रहा है बेटा जी 0.0418। इधर माइनस था इधर पॉजिटिव है तो लिख देना है देयर इज़ अ चेंज इन साइन सिंस। अगर ना आ रहा हो चेंज, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा काफी बार ही हो चुका वो है। आपकी गलती है। जब वो कह रहा है कि वेरीफाई करो कि अल्फ़ा लाई करता है तो साइन चेंज होगा। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आपके कैलकुलेटर का मसला है। तो देयर इज़ अ साइन चेंज सो रूट्स लाइज। इक्वेशन में भी मसला हो सकता है। किस में मसला हो सकता है? इक्वेशन में नहीं, इक्वेशन में आपकी गलत हो सकती है। अच्छा, सर इसमें हमने पहले 0 के इक्वल पुट करनी है। जी, जो फिर ऊपर इक्वेशन हमने प्रूफ की थी इसको सबको एक साइड पे लेकर देखो ना, यहाँ पर मैंने अल्फ़ा राइट साइड को सारा उठा के पीछे लेके आया। 1 ओवर 2 ln 5 ओवर 1 प्लस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 0 किया और फिर 0 को y कर देना है, इक्वेशन बना देनी है। तो ये काम करना ही करना होता है। जब वेरिफिकेशन करते हैं ना तो उसके लिए आपको ये वाली चीज़ खुद करनी है। टेक एवरीथिंग टू वन साइड, मेक इक्वेट इट टू 0 और 0 को रिप्लेस कर दो y के साथ, वो फंक्शन बन जाएगा 1 ओवर 2 ln 5 ओवर 1 प्लस 2 अल्फ़ा। तो दिस विल बी योर इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन वेरीफाई कर रही। अब आगे 3 नंबर की इटरेशन होती है। इटरेटिव फार्मूला कैलकुलेटर पे होता है, सारा कुछ लिखते जाओ करते जाओ। अब आपने जो है ना
सबसे पहले दो वैल्यूज़ हैं तो अल्फ़ा 1 निकालो। अल्फ़ा 1 के लिए आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, हमेशा उसका मिड पॉइंट लिया करो। 0.4 प्लस मीन लिया करो डिवाइडेड बाय 2, और ये आपके पास आ गई है 0.45। अब पहले जो अल्फ़ा 2 आएगा उसके लिए आप पहले कैलकुलेटर दिखाओ जी अपना फार्मूला 1/2 ln इंटू 5/1 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू आपने लिखी है 0.45। कैलकुलेटर पे एक दफ़ा दिखाओ और आपका आंसर आएगा। उसने कहा 4 DP तक इटरेशन दिखानी है, असल आंसर 2 डेसिमल में दिखाना है। फिर तो 0 पॉइंट आपके पास जो है ना 4838 4 DP तक लाजमी दिखानी है पहली इटरेशन। अल्फ़ा 2 होगा, फिर अल्फ़ा 3 आप निकालोगे। अल्फ़ा 3 पहली नहीं सारी दिखानी है, सारी दिखानी है 4 डेसिमल तक, जब तक आंसर नहीं आएगा, जब तक वैल्यू रिपीट नहीं करेगी। ये सारा आंसर उठा के वापस कैलकुलेटर में डालो। अल्फ़ा 3 आपके पास बेटा जी आ जाएगा 0.663 4 DP तक। ये नहीं करोगे नंबर कटवा बैठोगे। अल्फ़ा 3 फिर आपने जी अल्फ़ा 4 दिखाना है। ये आंसर कैलकुलेटर पे बस ज़ीरो आंसर पुट करते जाना है। तो अल्फ़ा 4 आपका जी 0.4753। फिर जी अल्फ़ा 5 चलते जाओ जब तक आंसर रिपीट नहीं होगा 0.4707। फिर अल्फ़ा 6 पे जाओगे 0.4730। फिर अल्फ़ा 7 पे चले जाओगे 0.4718। तो तकरीबन 4747473 यहाँ पर आपकी चीज़ रिपीट होना शुरू हो गई है। 3 वैल्यूज़ आपको सेम वैल्यूज़ देना शुरू कर दें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप देख लिया करो। तो अब आपने अपना असल अल्फ़ा लिख देना 2 डेसिमल प्लेस तक 0.47। दैट्स इट। यहाँ पर बताओ कोई मसला?